औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज की इस वीडियो में जो है हम 2009 में इंग्लिश के पेपर में आने वाली जो सीएसएस का पेपर था उसमें जो करेक्शन आई थी उसको सॉल्व करेंगे। और हमने जो है इसे पूरी डिटेल के साथ सॉल्व करना है। और आपने क्या करना है, आपने अपनी जो है वो नोटबुक्स उठा लेनी है और जो है पेंसिल्स उठा लेनी है। और आपने इन नोट्स को जो रूल्स को जो है, जो रूल्स मैं यहाँ बताने वाला हूँ करेक्शन के, इनको आपने नोट कर लेना है। क्योंकि आप जानते हैं, आप में से बहुत से लोगों ने भी पेपर दिए होंगे डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो आपको पता है कि पेपर जिस तरह का भी हो, वन पेपर हो या ज़्यादा पेपर हो, तो उसमें से जो है करेक्शन वो ज़रूर देते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ख़ासतौर पर जब आप 17 स्केल के पेपर के लिए आप जो है वो अपीयर हुए हैं, तो उसमें वो करेक्शन ज़रूर देते हैं। और करेक्शन जान है सही इंग्लिश लिखने की। ठीक है, तो ये आपकी हेल्प भी कर रही है आपके ऐसे राइटिंग में कि आप इंप्रेसिव ऐसे राइटिंग दे दें। ओवरऑल आप इंग्लिश जो है वो लिखते हैं तो उसमें ये, और आपको पता है कि सीएसएस में सबसे ज़्यादा जो है वो इंग्लिश को देखा जाता है पीएमएस में। और 17 स्केल के किसी भी पेपर को आप देख लें, अगर आपको वहाँ पर थियोरेटिकल पेपर दे दिया गया है तो आपको जो चीज़ जो आपके एग्जामिनर को जो है वो इम्प्रेस करेगी वो होगी आपकी राइटिंग पावर्स इन इंग्लिश। ठीक है, हाउ मच एक्सपर्ट यू आर राइटिंग इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये उसको इम्प्रेस करती है और आपके नंबर जो हैं वो खुश होकर आपको दे देता है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन दोस्तों से जो मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़े ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि आपने जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को भी बजाना है, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें। और आप लोगों ने अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, नीचे कमेंट्स करके आप पूछा करें। आप लोग जो है ना वो पूछते नहीं है, बहरहाल ठीक है, पूछे ज़रूर। और भी किसी किस्म की अगर इंग्लिश में आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो हमारा आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा फेसबुक जो ग्रुप बना हुआ है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे पर्सनली मैसेजेस भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी हेल्प इंग्लिश के हवाले से ज़रूर करूँगा, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो अब ये है कि अगर आप ये 2009 के पेपर की करेक्शन है, अगर आप लोगों ने जो है वो 2008, 2007, 2006, 5, 4 इसी तरह 2000 तक की करेक्शन अगर आपने देखनी है और डिटेल के साथ समझना है, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मैं 2008 की वीडियो का लिंक डाल दूंगा और बाकी आपको कार्ड्स में जो है वो पूरी प्लेलिस्ट का जो है आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपने जो है जाके वहाँ से वो वीडियोस देख लेनी है और ये सारे रूल्स आपने लिख लेने हैं। और ये याद रखिएगा कि हमेशा जो है यही रूल्स बार बार इस्तेमाल होते हैं। अगर आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो चाहे वो जहाँ से भी आपको करेक्शन दे देता है तो आपके लिए उसको सॉल्व करना मसला नहीं होगा। चलिए जी, अब ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं तो अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास जो सेंटेंस है वो है ही स्वोर फ्रॉम गॉड। ठीक है, ही स्वोर फ्रॉम गॉड। अब देखिए जी, एक बात आपने ज़रूर याद रखनी है, इसका मतलब है कि उसने खुदा की कसम खाई। ठीक है, तो अब देखें, या उसने खुदा से वादा किया। ठीक है, तो जिस सेंस में भी आप ले जाएं ये दोनों ठीक हैं। देखें, जब कभी भी आपने खुदा के लिए कोई चीज़ लिखनी है, आपने वादा करना है, आपने दुआ मांगनी है, आपने जो है वो कसम खानी है, तो उसके लिए जो है आपने हमेशा प्रेपोजिशन जो है वो फ्रॉम नहीं लिखनी। प्रेपोजिशन आपने क्या लिखनी है, टू लिखनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ आई प्रे टू गॉड फॉर हिम, आई प्रे फॉर हिम टू गॉड। ठीक है, आई प्रे टू गॉड है गॉड फॉर हिम। ठीक है, अगर इसको मैं अलग लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ आई प्रे टू गॉड, आई प्रे फॉर हिम। ठीक है, अगर किसी के लिए कर रहे हैं तो फॉर लिखा है मैंने, अगर मैं खुदा से कर रहा हूं तो फिर मैंने टू लिखा है। ठीक है, तो आप देखें, गॉड के लिए जब भी आपने लिखना है प्रेपोजिशन टू लिखनी है। तो अब ये हमारा सेंटेंस बनेगा ही स्वोर टू गॉड। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, अब करेक्ट हो गया है जी। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जी, इज योर ड्रेस डिफरेंट देन माइन, इज योर ड्रेस डिफरेंट देन माइन। ठीक है, अब आपने देखें जी, जब भी पोजेसिव केस का आप जो है कंपैरिजन करते हैं किसी एक चीज़ का जो है वो दूसरे का। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे भी अगर हम थोड़ा सा गौर से देख लेते हैं तो ये भी पोजेसिव केस है और ये भी पोजेसिव केस है। ठीक है जी, तो जब आप दो पोजेसिव केस को जो है आपस में इनका आप जो है वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तब आपने क्या करना होता है, आपने जो एंड वाला पोजेसिव केस होता है उससे पहले आपने देन दैट ऑफ का यूज़ करना होता है। देन के बाद आपने दैट ऑफ लगाना होता है, यानी कि यहाँ जो है हम ऐसे कर लेंगे इसको, ये जो हमारे पास देन है इसके बाद हम लिख देंगे दैट। ठीक है, ऑफ। अब ये सेंटेंस बनेगा, इज योर ड्रेस डिफरेंट देन दैट ऑफ माइन। ठीक है, दैट ऑफ माइन। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस जो है क्या हो गया जी, करेक्ट हो गया। तो ये जरूर आपने याद रखना है कि जब भी आप पोजेसिव प्रोनाउन का जो है
क्या कर रहे होते हैं, आपने कंपैरिजन करना है तो एंड वाला जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है उससे पहले आपने अगर देन लिखा हुआ है तो दैट आप ज़रूर लगा दीजिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास जी, ही इंक्वायर्ड वेदर आई लिव इन कराची। ठीक है, ही इंक्वायर्ड वेदर आई लिव इन कराची। ठीक है जी, तो अब इसको जो है आप ज़रा गौर से देखिएगा, इस सेंटेंस को आप देखेंगे इसके दो हिस्से बन रहे हैं। ठीक है, ही इंक्वायर्ड हिस्सा नंबर 1 है और जो है दूसरा है वेदर आई लिव इन कराची। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास दो पार्ट्स आ रहे हैं। अब थोड़ा गौर से देखते हैं कि ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो आ रहा है पास्ट में, ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो आ रहा है प्रेजेंट में। ठीक है, तो देखें रूल ये है कि अगर फर्स्ट पार्ट जो है वो पास्ट में हो तो नेक्स्ट वाला जो है उसको भी आपने प्रेजेंट में नहीं लिखना, फ्यूचर में नहीं लिखना, बल्कि उसको भी आप किस में चेंज कर देते हो, पास्ट में ही चेंज कर देते हो। अगर पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो इस तरह से टेंस जो भी होगा उसको आपने पास्ट में चेंज कर देना है। तो अब हमारा ये जो वाला सेंटेंस है वो किस तरह से करेक्ट होगा, आपको समझ तो आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी अब हम इसको देख लेते हैं जी, इसकी करेक्शन क्या होगी। पीछे पास्ट है तो आगे जो है आपने पास्ट लगाना है, तो आपने लिव नहीं लिखना बल्कि क्या लिख देना है, लिव्ड। क्या लिख देना है जी, लिव्ड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया जी। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, He spoke these words upon his face। ठीक है, He spoke these words upon his face। देखिए जी, जब कभी भी आपने किसी के मुंह पे बात करने की बात करनी होती है तो यहाँ पे भी जो है वो प्रेपोजिशन आप चेंज कर देते हैं। तो प्रेपोजिशन जो है अपॉन नहीं आती बल्कि टू आती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, ये मैंने उसके मुंह पर कहा, आई सेड टू हिम टू हिज फेस। ठीक है, तो आपने ऑन भी नहीं लगाना, अपॉन भी नहीं लगाना, आपने टू प्रेपोजिशन लगाने हैं। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाएगा, ही स्पोक दीज वर्ड्स टू हिज फेस। ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया जी, अब करेक्ट हो गया है। चलें जी, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है जी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, दे रैन डायरेक्ट टू देयर कॉलेज। ठीक है, दे रैन डायरेक्ट टू देयर कॉलेज। ठीक है जी, कॉमन सी मिस्टेक है, आपको भी समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आई तो मैं मज़ीद आपको समझा देता हूँ। ले जी, अभी समझ लेते हैं। दे रैन डायरेक्ट, आप देखें ये हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, क्या है, वर्ब। अब वर्ब को कौन सी चीज़ मॉडिफाई करती है, आपको भी पता है, एडवर्ब। ठीक है, टू देयर कॉलेज ये हमारे पास आ रहा है जी। अगर देख लें तो नॉन फ्रेज भी बन रही है, प्रेपोजिशन फ्रेज भी बन रही है, और प्रेपोजिशन फ्रेज या नॉन फ्रेज से पहले हमारे पास क्या आ रहा है जी, डायरेक्ट। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या होना चाहिए था, एडवर्ब होना चाहिए। तो आपको पता है कि डायरेक्ट एडवर्ब नहीं है बल्कि क्या एडवर्ब है, डायरेक्टली। ठीक है, दे रैन डायरेक्टली, इस डायरेक्ट को आप ख़त्म करके क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे जी, दे रैन डायरेक्टली। ठीक है, टू देयर कॉलेज। तो इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा जी, ठीक हो जाएगा। वर्ब को हमेशा किस चीज़ ने मॉडिफाई करना होता है, एडवर्ब ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एडवर्ब चाहिए था, ना कि कोई और चीज़ चाहिए थी। ठीक है जी, गुड हो गया। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आई शैल नॉट कम हेयर अनलेस यू विल नॉट कॉल मी। ठीक है, आई शैल नॉट कम हेयर अनलेस यू विल नॉट कॉल मी। देखिए जी, मेरे हिसाब से तो इसमें दो मिस्टेक्स हैं और दोनों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि कौन कौन सी दो मिस्टेक्स हैं। देखिए जी, पहला रूल तो ये है कि अगर आपका पीछे जो होता है वो फ्यूचर हो, शैल हो, तो आगे जो है आप शैल या विल नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर पीछे यानी कि आपका जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो आप आगे जो है फिर फ्यूचर इंडेफिनिट है, आप आगे भी जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं लगा सकते, यानी कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस यूज़ नहीं कर सकते, ये मिस्टेक होगी। तो अगर फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमने फिर यूज़ क्या करना है, तो आपने जो है पीछे फ्यूचर इंडेफिनिट है, आगे भी फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो इसको आप किस में चेंज कर दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर दो। किस में चेंज कर दो जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर दोगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पहली मिस्टेक तो ये है। ठीक है जी, इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब दूसरी मिस्टेक को देखते हैं कि दूसरी मिस्टेक क्या है। ठीक है, आप देखें, जहां कहीं पे भी अनलेस आ जाए या फिर एक वर्ड होता है अनटिल। ठीक है,
अनटिल आ जाता है तो उसके बाद आप जो है निगेशन दोबारा यूज़ नहीं करते, क्योंकि आपकी निगेशन जो है वो यहीं पे अनटिल या अनलेस में मौजूद होती है। ठीक है, दूसरी मिस्टेक भी आपको पता चल गई। ठीक है जी, अब इसको करेक्ट कर लेते हैं। आपको उम्मीद मुझे तो यही है कि आप खुद कर लेंगे। अब चले, नहीं तो फिर मैं समझा देता हूँ। आई शैल नॉट कम हेयर अनलेस यू, इसको भी काट दो, नॉट को भी काट दो, अनलेस यू कॉल मी। ठीक है जी, विल क्यों काटा जी, पीछे शैल हमारे पास है तो हम दो फ्यूचर एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। नॉट क्यों काटा जी, अनलेस हमारे पास निगेशन जो है वो पहले से हो चुकी है तो हम दोबारा निगेशन भी यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया जी, करेक्ट हो गया जी। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब देखिए जी, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैव बिन बिल्डिंग अ वॉल सिंस 3 days। ठीक है जी, और बहुत जो है इम्पॉर्टेंट गलती और बहुत ही कॉमन गलती है जी, इसको भी देख लेते हैं। चलें जी, कौन सी कॉमन और कौन सी इंपॉर्टेंट है। देखें, जब भी कभी जो है वो फ्यूचर कहता हूँ, आप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हो, या तो आप उसमें इस्तेमाल करते हो सिंस, ठीक है, वक्त के लिए, या आप यूज़ करते हो फॉर। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि सिंस कहाँ होता है, फॉर कहाँ होता है। आसान सा कुलिया बता रहा हूँ, अगर आप जो है ना वो 5वीं क्लास के बच्चे को भी बता देंगे तो वो भी इंशाल्लाह इस कुलिया को नहीं भूलेगा। तो सुन लीजिए, फार्मूला ये है कि अगर वो आपको किसी सदी का नाम बता दें, यानी कि वो कहता है जी 20वीं सदी से, वो आपको साल का नाम बता देता है, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है 2022 से, वो आपको जो है किसी महीने का नाम बता देता है, ये जून से, वो किसी दिन का नाम बता देता है जी। अगर वो नाम बता देता है वक्त के किसी भी हिस्से का, प्रॉपर नाउन बता देता है, तो आपने वहाँ पे सिंस लगाना होता है। अगर वो कॉमन नाउन में कह देता है तो फिर आपने फॉर। आप देखिए 3 days जो ये कॉमन नाउन है, किसी दिन का हमें पता नहीं चल रहा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज जो है वो ट्यूसडे है, तो मैं अगर कहता संडे से, फिर तो हमें पता होता कि एक प्रॉपर आ गया है। ठीक है, अब जो है 3 days, अब ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है, तो अब जब कॉमन नाउन है तो यहाँ पे फिर फॉर आना चाहिए था, हमने सिंस लगाया हुआ है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जी, इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। तो यहाँ पे जो है सिंस को ख़त्म कर दें, सिंपल आप क्या है जी फॉर लगा दें, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, दे हैव बिन बिल्डिंग अ वॉल फॉर 3 days, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं जी। हमारा अगला जो सेंटेंस है वो है ही डज नॉट हैव सम डिवोशन टू हिज स्टडीज। ठीक है, ही डज नॉट हैव सम डिवोशन टू हिज स्टडीज। वेरी इजी और बहुत ही आसान सा है जी। इजी आसान एक ही बात है, लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका कितना आसान है। देखिए, जब कभी भी आप निगेशन लिख देते हैं, ठीक है, तो फिर आपने किसी चीज़ का जिक्र करना हो आगे, जैसे सम डिवोशन। ठीक है, किसी चीज़ का आप कुछ के मीनिंग में ले जाते हैं, मैं कहता हूँ कुछ के मीनिंग में, चलें आपको आसान बता देता हूँ। तो उस वक्त आपने जो है ना हमेशा जो है वो नॉट एनी लगाना होता है। क्या लगाना होता है, एनी। तो यहाँ पे सम को काट के आपने क्या लिख देना है, एनी। ही डज नॉट हैव एनी डिवोशन टू ही स्टडीज। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस क्या हो गया जी, करेक्ट हो गया जी। जो आज के लिए इतना ही, ये 2009 के CSS इंग्लिश के पेपर में आने वाली करेक्शन थी, जिसे मैंने आपको डिटेल से समझाया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर एक दफ़ा समझ नहीं आई तो आप जो है वीडियो को रिपीट करें, फिर देखें, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती, मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि फिर समझ नहीं आनी चाहिए, अगर खुदा ना खास्ता नहीं आती तो फिर आप जो है मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल से समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।